जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 7 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हों, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हों, चाहे आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हों, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हों, चाहे आप रेलवे या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे, उनके लिए करंट अफेयर्स आपके 100% रामबाण साबित होंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर टॉपिक 3 MCQ कराता हूँ। और ये जो एमसीक्यू होते हैं ये वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं। वन लाइनर के साथ साथ असहस्त्र निजन एमसीक्यू होते हैं। और साथ ही साथ आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी करंट अफेयर्स पढ़े, इनके नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स के साथ साथ आप क्या कहते हैं कि इनका पर डे रिविजन करें। आप वीक में एक समय निकाल लें जिसमें आप रिविजन करें, जिससे क्या होगा कि आपकी इस पे क्या बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी, जो बहुत ही आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। ब्रिक्स हाई लेवल फोरम एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। देखिए ब्रिक्स इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ब्रिक्स का होस्ट इस बार कौन कर रहा है? ब्रिक्स का होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अच्छा, इसके पहले मतलब 2025 में किसने होस्ट किया था, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये ब्राजील ने किया था। किसने किया था? ब्राजील ने किया था। तो इस बार इसकी जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। अगर इसके थीम को देखें तो इसका थीम क्या है? नवाचार, लचीलापन, रिसाइलेंस, स्थिरता, स्टेबिलिटी और कॉपरेशन। थीम भी आपको अवश्य याद रखनी है, क्योंकि थीम भी पूछ सकता है। अच्छा, तो अभी अभी क्या हुआ है कि इसकी दो मीटिंग हुई है। कौन दो मीटिंग हुई है? एक एंटी ड्रग एजेंसी की मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है? गुवाहाटी में हुई है। ये आप ध्यान रख लीजिए कि एंटी ड्रग की मीटिंग कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में हुई है। सेकंड क्या कह रहा है कि इसका एम क्या है? एम क्या है कि जो भी मतलब कि ड्रगों की ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तस्करी वगैरह होती है, उनको रोकने के उद्देश्य से हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? ये रखिएगा, असम में हुई है। साथ ही साथ जो ब्रिक्स विमेन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है अभी कोची। कोची कहाँ पर? केरल में हुई है। तो दो चीज याद रखिएगा कि एक ड्रग एजेंसी की मीटिंग कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। और जो वर्किंग विमेन्स ग्रुप की मीटिंग है वो भी कहाँ पर हुई है? कोची, केरला में हुई है। इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है ब्रिक्स का, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और लास्ट ईयर जिसके कौन होस्ट किया था? ब्राजील ने होस्ट किया था, ये भी आपको याद रखिएगा। और भी इसकी कुछ मीटिंग्स हुई है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उनको भी आप जानकर जरूर रखिएगा। मैं फिर रिविजन आपको करा दे रहा हूँ। जो कल्चर संस्कृति वाली मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी आपकी? वो आपकी वाराणसी में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि मैच द कॉलम में दे दे आपको। एक आपदा डिजास्टर वाली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? आपदा जोखिम वाली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पुरी में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद टूरिज्म की बैठक कहाँ पर हुई थी? टूरिज्म की बैठक कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाली बैठक कहाँ पर हुई थी ब्रिक्स की? आप सारी ब्रिक्स की बैठक याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जरूर पूछेगा मैच द कॉलम में। तिरुवनंतपुरम में कहाँ पर हुई थी? तिरुवनंतपुरम में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। और दो मैंने आपको बता ही दिया कि एंटी ड्रग वाली गुवाहाटी में हुई, और क्या कहते हैं, ये महिला वाली कहाँ पर हुई? कोच्चि में हुआ। तो एक दो तीन चार पाँच छह मीटिंग टोटल आपकी हो गई है। और छह मीटिंग आप याद रखिएगा। एक चार पाँच छः सात छः, वो एक लिख लीजिए कृषि वाली मीटिंग भूल गया ना, एग्रीकल्चर वाली मीटिंग। एग्रीकल्चर वाली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये इंदौर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश में। तो इतना भी याद रखिएगा। ठीक, तीन चार पाँच छः सात, और सात मीटिंग होगी ना। तो सात मीटिंग मैंने आपको लिखवाई, सातों आप याद रखिए, क्योंकि ब्रिक्स इस बार का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रिसेंटली हाई प्रोफाइल ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग एंड द ब्रिक्स विमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग वर होस्टेड एट विच इंडियन सिटीज? गुवाहाटी एंड कोची। अभी अभी हमने पढ़ा गुवाहाटी और कोची में हुई ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी की मीटिंग और महिला कार्य समूह की बैठक। Consider the following statement regarding the BRICS grouping. The annual BRICS summit for the year 2025 is scheduled to hosted by Indonesia. गलत। हमने बताया ना कि किसने होस्ट किया था? ब्राजील ने किया था 2025 का। गलत हो गया। ब्राजील is set to structural chairmanship duties to South Africa immediately after following the 2025 summit. ना 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 ना, कह रहा है कि ब्राजील 2025 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद अपनी संरचनात्मक अध्यक्षता कार्य दक्षिण अफ्रीका को सौंपने वाला नहीं। 2025 समिट हुई,
2025 के बाद तो इंडिया होस्ट कर रहा है ना, ब्राजील के बाद 2026 में कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ना ही एक सही ना ही दो सही, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि भारत की मेजबानी कर रहा है इस बार ना। The strictly institutional integration of countries like Indonesia into BRICS undergoes a tectonic shift in global multilateralism। क्या कह रहा है कि ब्रिक्स में इंडोनेशिया जैसे देशों का निरंतर संस्थागत एकीकरण वैश्विक बहुपक्षवाद में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव को केंद्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। इंडोनेशिया जैसे देश आएंगे जो आइलैंड कंट्री है, प्लस विश्व का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बनने जा रहा है, मतलब थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री है इंडोनेशिया, है ना, तो महत्व तो रखता ही है। ब्रिक्स का विस्तार वैकल्पिक वित्तीय निपटान तंत्र बनाता है और पश्चिमी देशों द्वारा चल समर्थित ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में लंबे समय चले आ रहे आधिपत्य। सही बात है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है आपका वर्ल्ड बैंक वाला। कौन सा? वर्ल्ड बैंक वाला ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो उनको क्या दे रहा है? चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक सही दो सही इसका क्या एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट, यूएन पीस कीपिंग मेडल अवार्ड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी अभी क्या हुआ है कि जो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो भारतीय सेना के 651 सिपाही थे जो शांति स्थापित करने गए थे, क्या स्थापित करने गए थे? शांति स्थापित करने गए थे। उनको जो है यूएन नेशन पीस कीपिंग मेडल अवार्ड मिला है। कितने? 651 आर्मी पर्सनल को भारतीय सेना के क्या मिला? यूएन नेशन मेडल मिला है। किसका? शांति का, पीस कीपिंग मेडल। अच्छा, क्यों मिला? देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या करने गए थे? ये शांति स्थापित करने गए थे। ऑनर फॉर एक्सेप्शनल गारंटी एंड डेडिकेशन स्टेबल रीजनल पीस। देखिए क्या, रीजनल पीस, बॉर्डर स्टेबिलिटी और सेफगार्डिंग सिविल सेफ्टी, मतलब नागरिकों की सुरक्षा, बॉर्डर सेफ्टी और क्षेत्रीय शांति के लिए इनको मिला हुआ है। द इंडियन ब्लू हेलमेट प्रोवाइडेड क्रिटिकल मेडिकल एड, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड इमरजेंसी सिविक सपोर्ट। क्या ये कहना कि मेडिकल हेल्प किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किए, इमरजेंसी सिविक अभ्यास के लिए, इसीलिए 651 सिपाहियों को क्या मिला है? यूएन पीस कीपिंग वो मिला है, क्या कहते हैं, अवार्ड मिला है। हाउ मेनी इंडियन आर्मी सोल्जर वर रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रेस्टीजियस यूएन मेडल फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन इन डीआरसी। कितने को मिला है? 651। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति स्थापना अभियानों के लिए भारतीय सेना के कितने सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? 651 कर्मियों। Regarding the India's contribution to UN peacekeeping force, consider the following statement. India is historically one of the largest community troop contributing nations to UN peacekeeping office। सही बात है, ये बात एकदम उचित है कि इंडिया जो है सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा नहीं है लेकिन जो सबसे ज्यादा नेशन जैसे है आपके यूएसए वगैरह हो गए, तो इनमें भारत भी है जो सबसे ज्यादा अपने ट्रूप का कंट्रीब्यूशन करता है। The recently deployment in DRC focused on maintaining infrastructure, medical aid and enforcement of civic security। बात बिल्कुल सही कह रहा है। जो अभी डीआरसी का क्या है, जो फोकस है वो किस पे फोकस है? मेडिकल पे, सिविक सिक्योरिटी सब में क्या है? फोकस है। इसका क्या हो गया है? एक दोनों सही हो गया इसका। The UN nation frequently deployed Indian Army contingent to Chapter 4-7 कॉम्प्लेक्स इन्फोर्समेंट जोन लाइक डीआरसी एंड साउथ सूडान। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या कह रहा है कि यूएन जो नेशंस है वो इंडियन आर्मी को कहाँ का डिप्लॉय करता है? कंटिजेंट को। एक तो कहाँ करता है? डीआरसी में करता है, साउथ सूडान में करता है। अभी अभी देखिए साउथ सूडान में तो हम लोग के हवलदार हरभजन सिंह जी को क्या मिला है? हवलदार हरभजन सिंह को क्या मिला है? अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है? वहां पे यूएन साउथ सूडान में शांति स्थापित करने गए थे, है ना। The Indian peacekeeping forces highly advanced critical technique combined with strict adherence to strict human rights and guideline mutual significance। सही बात है। भारतीय शांति स्थापना इकाइयों के पास अधिक उन्नत सामरिक प्रशिक्षण होता है। वे मानवाधिकार दिशा निर्देशों तथा नागरिक संपर्क प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करती है। सही बात है, प्रोटोकॉल का पालन भी करते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब कठिन से कठिन, देखिए जो डीआरसी हो गए, साउथ सूडान हो गए, कठिन इलाके हैं जहाँ पे मतलब मानव सिविल से मैनेजमेंट कैसे करना है और वहाँ के लोगों से कैसे निपटना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी इससे जो क्या डिप्लॉय करता है। तो ये दोनों सही हो गया, उसका क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ई ट्राइट कैंपस स्टेटस। देखिए अभी अभी क्या है कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको क्या मिल गया? ई ट्राइट कैंपस स्टेटस। मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर जो खाना पीना है, जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, वो सब क्या है? अच्छी सुविधाएं। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड लखनऊ, कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है ये। अच्छा, दूसरी चीज क्या रहा है, ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया टू अवॉर्ड द प्रीशियस एफएसएसआई ई ट्राइट कैंपस सर्टिफिकेट।
जिसको FSSI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इससे क्या मिल गया है, राइट कैंपस सर्टिफिकेशन मिल गया है। किसको मिल गया है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइज फॉर मेंटेन सेफ एक्सेप्शनली सेफ हाइजीनिक एंड हाईली न्यूट्रिशियस फूड। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि किस लिए ये अवार्ड क्या है मिल रहा है, मतलब कि एक्सेप्शनल सेफ्टी, हाइजीनिक, न्यूट्रिशियस फूड और जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर है इनको फॉलो कर रहा है ये एयरपोर्ट। तो और ये भारत का पहला है, भारत का क्या है, फर्स्ट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ इंडिया है। तो FSSI की अगर बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। आप जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि यहाँ पे FSSI का सर्टिफिकेट वो लोग टांगे रहते हैं, है ना। तो इसकी ये कौन सा एक्ट है, ये 2006 का एक्ट है। FSSI का एक्ट कौन सा है, 2006 का एक्ट है। स्थापना कब हुई, 2008 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। तीन चीज हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कई चीजें स्टैटिक जोड़ के पढ़ाता हूँ। जैसे एक्ट 2006, स्थापना 2008, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विच एयरपोर्ट विल बिकम द फर्स्ट एविएशन टर्मिनल इन इंडिया टू सिक्योर द फसाई ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट फॉर हाई फूड सेफ्टी कंप्लायंस? किसको मिला है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ को। खास स्वच्छता अनुपालन के लिए फसाई कैंपस ईटिंग ईट राइट कैंपस प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला विमानन टर्मिनल कौन सा बन गया है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ का। Regarding the FSSAI, consider the following. It is statutory body established under the Food Safety and Standard Act of 2006। बिल्कुल 2006 के एक्ट के अंदर ही ये बना है, ये बात एकदम उचित है। अब क्या कह रहा है, द ईट राइट कैंपस इनिशिएटिव फोकस ऑन फूड सेफ्टी एंड एजुकेशन। एजुकेशन से तो बात ही नहीं हो रही है, तो गलत हो गया ना सीधे सीधे। ये बात किसकी हो रही है, जो एयरपोर्ट्स वगैरह है उनकी बात हो रही है ना, तो ये पहला सही हो गया केवल आपका। नेक्स्ट, FSSAI roll out the E-TRAD campus certification at massive transit hub like airport is crucial for public health governance। ये बात एकदम सही है। क्या कह रहा है कि हवाई अड्डों जैसे बड़े पारागमन केंद्रों पर FSSAI द्वारा E-TRAD कैंपस प्रणाली का रोल आउट सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि देखिए कई लोग यात्रा करते हैं, वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांजिट नोड हैंडल हाईली कंडेंस फ्लोटिंग पॉपुलेशन मेकिंग stringent structural information, sanitary and nutrition guideline necessary to prevent large scale foodborne diseases illness। सही बात है। देखिए इससे क्या होगा कि जब अच्छा मतलब कि सेफ्टी सैनिटेशन सब रहेगा तो क्या है कि जो खाद्य जनित बीमारियां हैं ये रुकेंगी, और जो संचारी रोग है ये सब रुकेंगे। पोषण संबंधी चीजें जो है मतलब उनकी दिक्कतें नहीं शरीर में आएगी। तो इसलिए क्या है, दोनों सही हो गए। इसलिए तो प्रमाण सर्टिफिकेट मिल रहा है। एयरपोर्ट्स में क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ना। तो ए सही, आर सही, इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। मिशन कायाकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी नई दिल्ली सरकार ने जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनके कायाकल्प के लिए, कभी आप देखते होंगे बारिशों में सरकारी विद्यालयों की छत वगैरह ढह जाती है, मासूम बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प लॉन्च किया है। जो भी दिल्ली के NCT गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिखा हुआ है, रेखा गुप्ता जी यहाँ की CM है। देखिए स्टैटिक जरूर याद रखते रहिए कि रेखा गुप्ता जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री जी हैं, महिला मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन कौन हुआ है महिला मुख्यमंत्री में, एक सुषमा स्वराज जी हुई हैं, दूसरी शीला दीक्षित जी हुई हैं और तीसरी रेखा गुप्ता जी हैं। चीजें हमेशा याद रख रही, स्टैटिक पढ़ते हुए चलिए साथ में। ठीक, अच्छा क्या क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट रन स्कूल, मतलब जितने भी सरकारी स्कूल उनको मॉडर्न करना है। फोकस अपग्रेडिंग फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो उनका मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह है उनकी बात करेगा। देखिए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी इनेबल करेगा। ठीक है, और क्लीन वाटर मतलब जो भी स्वच्छ पानी हो गया, और जो सैनिटेशन लेआउट्स हैं, हाइजीनिक स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट, इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने मिशन कायाकल्प लॉन्च किया है, दिल्ली सरकार ने। Which state UT government has launched the mission Kayakalp to completely modernize the infrastructure, lab and sanitation system of government? किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और स्वच्छता प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया, किसने, दिल्ली NCT सरकार। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। दिल्ली मिशन कायाकल्प फोकस स्ट्रिक्टली ऑन डेवलपिंग हायर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ना ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करेगा तो गलत हो गया।
द मिशन एड्रेस फाउंडेशनल पैरामीटर लाइक बिल्डिंग, लैब सेटअप, एडवांस सैनिटेशन। ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि स्वच्छता बुनियादी ढांचे मूलभूत मानदंडों को संबोधित करना, स्कूल भवन प्रयोगशाला। सही हो गया, दूसरा सही पहला गलत हो गया। विथ रेफरेंस टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉश sanitation and hygiene principle in public school under mission Kayakal consider clean drinking water access treated as a foundation and non-negotiable metric for individual funding। बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ पेयजल पहुंच संस्थागत वित्त पोषण के लिए गैर पार परक्रम में मूलभूत मैट्रिक माना गया है। मतलब कि इसको चाहिए ही चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए ही चाहिए, ये कहने का मतलब स्कूल में। सेपरेट सैनिटेशन ब्लॉक फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रियल टाइम अंडर रजिस्टर वेरिफिकेशन सीट। क्या कह रहा है कि अलग अलग स्वच्छता ब्लॉक, मतलब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स टॉयलेट अलग अलग हो, जो गर्ल्स के सैनिटेशन व्यवस्था हो उनकी वो व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, तो इसलिए तो किया गया, तो दोनों सही हो गया इसका। नेक्स्ट टॉपिक 5, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इनकम क्लासिफिकेशन मैट्रिक। अभी अभी क्या है कि विश्व बैंक ने जो है कि ग्लोबल इनकम की क्या है कि मैट्रिक रिलीज की है, मतलब कि किसकी, मतलब कि वैश्विक आय किस राज्य की अच्छी है, किस देश की वैश्विक आय अच्छी है, लो इनकम, मिडिल इनकम, ये सब विश्व बैंक ने क्या है जारी किया है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सॉर्टिंग द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द जीएनपी, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल जो है उसी बेस पे किया कि ग्रॉस नेशनल इनकम बेस में जारी किया है। अच्छा, जो अपर मिडिल क्लास स्टेटस इकोनॉमी है वो किन किन देशों को मिली है, और जो उच्च मध्यम आय श्रेणी के देश कौन कौन से, वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस, जॉर्डन, ये 4 देश हैं जो किस में आए हैं, अपर मिडिल क्लास स्टेटस में। अच्छा, अगर हम अपने भारत देश की बात करें, इंटरेस्टिंगली मल्टीपल हाईली इंडस्ट्रियल स्केल द अपर मिडिल क्लास इनकम। कुछ राज्यों को मतलब जहाँ पे औद्योगिकरण अच्छा है, जहाँ पे मतलब आय अच्छी है लोगों की, विकास अच्छा है, तो जैसे दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात, ये सब क्या है मतलब कि अपर मिडिल स्टेटस में आए, अपर मिडिल इनकम स्टेटस में आए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। और ओवरऑल अगर बात करें, मतलब कि गरीबी की बात करें, मतलब कि जो सबसे मतलब रीजनल डिस्पैरिटी जहाँ पे जो बिल्कुल गरीब राज्यों में कौन है, बिहार राज्य। कौन सा है, बिहार राज्य है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें तो क्या है कि भारत जो है किस कैटेगरी में आया है, भारत जो है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आया है। मतलब हम कह सकते हैं कि और देशों जो है मेरे अगल बगल से उनसे भी ये पीछे है। तो मतलब अभी ध्यान दीजिएगा कि भारत जी की कैटेगरी क्या है, ओवरऑल लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी है। भारत कौन सी कैटेगरी है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। अपने विश्व गुरु भारत की कौन सी कैटेगरी है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, ठीक। अच्छा, और बिहार क्या है, सबसे करीब में आया है। और नेशनल टैली की बात करें तो ओवरऑल भारत का लोअर मिडिल कैटेगरी में है। मतलब हमारी स्थिति हमारे पड़ोसी देशों से भी अच्छी नहीं है। According to latest World Bank income classification report, under which macro category India classified whole national income, कौन से है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। कंसीडर द फ्लोइंग पेयरिंग ऑफ वर्ल्ड नेशन स्टेट एंड वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन टियर, वियतनाम एंड फिलीपींस इंडेक्स विद इन द अपर मिडिल टियर इनकम टियर। बिल्कुल सही बात है, वियतनाम और फिलीपींस क्या है, अपर मिडिल इनकम टियर में आए हैं। दिल्ली, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आउट परफॉर्म नेशनल बेसलाइन टू टच अपर मिडिल इनकम ब्रैकेट इंडिविजुअली। हाँ, ये भी बात सही है, इन्होंने इंडिविजुअली जो है अपर मिडिल इनकम ब्रैकेट्स को रीच किया, तो दोनों सही हो गया इसके आपका। द वर्ल्ड बैंक एग्रीगेट कंट्री वाइड कैटेगराइजेशन मास एक्यूट इंटरनल सब नेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड फेडरल जायंट्स लाइक इंडिया। देखिए हिंदी में पढ़िए। विश्व बैंक का समग्र देशव्यापी वर्गीकरण भारत जैसे संघीय देश में गंभीर आंतरिक उपराष्ट्रीय विकासात्मक असमानता को छुपा देता है। सही बात है, मतलब देखिए क्या है कि इसमें असमानता तो ज़्यादा है ही। तो असमानता से क्या है कि देखिए, विश्व बैंक का समग्र देशव्यापी वर्गीकरण भारत जैसे संघीय देशों में गंभीर आंतरिक उपराष्ट्रीय विकासात्मक असमानता को छिपा देता है। क्यों छिपा देता है, क्योंकि इंडेक्स रिलीज करता है तो हमको लगता है कि नहीं देश भर विकास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अत्यधिक आबादी वाले कृषि प्रधान आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में समृद्ध तटीय विनिर्माण राज्यों को औद्योगिक उत्पादन का औसत देती है। सही बात है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आबादी ज्यादा है, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे वो विकास नहीं है। तो उसका क्या, ए बी दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंकिंग। अभी अभी क्या है कि एक ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें लगभग 197 नेशन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। मतलब 197 मतलब 197 कंट्रीज की
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्टिंग क्या हुई, जारी हुई। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 125वां। मतलब इंडिया सिक्योर्ड 125th रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज। अच्छा, किस पैरामीटर पे देखा गया है कि बेटर मोबिलिटी, वीजा फ्री अराइवल, कहाँ कहाँ पे, जैसे मान लीजिए वीजा ऑन अराइवल होता है ना कि जब आप आए तब आप वीजा ले सकते हैं। क्वालिटी लाइफ ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे जीवन स्तर कैसा है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस, मतलब कि वहाँ पर मतलब कि जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए माहौल कैसा है, अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं इन्वेस्ट करने में, सेफ्टी सिक्योरिटी सब है, वो चीज़ देखा जाता है। अगर हम भारत के पड़ोसी राज्यों को देखें, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनकी जो रैंकिंग है ये भारत से क्या लो हुआ है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अभी भी ये भी पूछने लगता है ना कि भारत के पड़ोसी राज्यों की स्थिति क्या चल रही, तो इनसे क्या है हुआ है। और अगर ग्लोबली बात करें तो स्वीडन फर्स्ट रैंक पे है, स्वीडन। दूसरे नंबर में आपका स्विट्जरलैंड है। थर्ड नंबर में आपका क्या है, फिनलैंड है। और जर्मनी आपका फोर्थ नंबर। जो चार देशों का नाम भी याद रखिएगा, स्वीडन फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड, फिनलैंड थर्ड, जर्मनी फोर्थ। Which is what is the rank out of 197 country evaluated in recently published global passport report 2025? कौन सी रैंक है भारत की, 125वीं। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक पासपोर्ट रिपोर्ट मूल्यांकन में 1997 देश में भारत का कौन सा स्थान है, 125वां स्थान है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडेक्स रैंक्स मोबिलिटी सोल बेस्ड ऑन द वीजा फ्री कंट्रीज और सिटीजन एसेस। बिल्कुल उचित बात कह रहा है, नहीं कह रहा है। देखिए ये क्या, फिर से पढ़िए, आप क्या कह रहा है कि ये सूचकांक गतिशीलता के उन वीजा मुक्त देशों संख्या के आधार पर रैंक कर नागरिक पहुंच सकता है, नहीं वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री कंट्रीज की बात ही नहीं कर, वीजा ऑन अराइवल भी बात कर रहा, तो गलत हो गया। जर्मनी या स्विट्जरलैंड रैंक विद इन द एब्सोल्यूट टोटल 4 ग्लोबल स्पॉट। बिल्कुल सही बात है, टोटल जो है टॉप 4 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड का स्थान तिब्बत उसी तक, केवल दूसरा व्यापार सही हो गया। European passport like Sweden and Finland constituently dominate the summit of global mobility indices। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे यूरोपीय पासपोर्ट लगातार वैश्विक गतिशीलता सूचकांकों को शीर्ष पर हावी रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हावी रहते हैं। क्यों रहते हैं, द पासपोर्ट हेविली कोरिलेटेड विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, एक्सटेंसिव नेटवर्क, बायलैटरल ट्रैवल पैड, रोबस्ट क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। क्यों करते हैं, देखिए भैया क्या है कि यात्रा समझौते अच्छे हैं, कि मतलब जाइए तो वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, यहाँ पे जो भी आपको कन्वर्जन होता है डॉलर का रुपीस में, वो सब अच्छे से हो जाता है, जो भी सीमा पार जो भी वित्तीय संसाधन है ये अच्छे हैं, तो इसी वजह से इनका जो पासपोर्ट हाई रैंकिंग पे जा रहा है। क्या एयरलाइन से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। गगनयान मिशन एरोस्पेस माइलस्टोन, देखिए गगनयान मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मिशन किस लिए है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने, गगनयान मतलब मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है, चल रहा है। मतलब इसके क्या है, मिशन तो लॉन्च करना है तो इसके लिए टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि देखिए एक मानव को गगनयान में, गगन मतलब अंतरिक्ष में भेजना, प्लस उसको वापस लाना एक सच अ बिग टास्क। क्योंकि आपको पता है कि जब धरती के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन में आता है, तो बहुत तेज उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जलने के चांस रहता है, ब्लास्ट की सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए क्या है कि कई टेस्टिंग चल रही है। तो उसी टेस्टिंग में एक सॉल्वे ग्राउंड टेस्ट हुआ। कौन सा टेस्ट हुआ है, सॉल्वे ग्राउंड टेस्ट हुआ है। चलिए पढ़ते हैं, है ना। तो ये टेस्ट किसने किया है, इसरो ने किया है। किसने किया है, इसरो ने किया है। टू वैलिडेट क्रू सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम फॉर फ्लैगशिप गगनयान। मैंने बताया ना कि जो क्रू है, तो जो चालक दल जाएंगे, उनकी सुरक्षा प्रणालियों के संबंधित टेस्ट किया जा रहा है। तो क्रिटिकल हार्डवेयर कहाँ पर हुआ है, ये मतलब ये टेस्टिंग कहाँ पर हुई, सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये टेस्टिंग कहाँ पर हुई, सॉल्वे, ये हुई है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, सब ऑर्बिटल लॉन्च फॉर व्हीकल एक्सपेरिमेंट फ्रेमवर्क। का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इस परीक्षण के तहत सब ऑर्बिटल लॉन्च फॉर व्हीकल एक्सपेरिमेंट का मूल्यांकन किया गया, क्योंकि हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं मानव को, तो इसके लिए हम पूरा कर रहे हैं। फॉर्मुलेट टू सिस्टमेटिकली वैलिडेट पैराशूट एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, टेस्टिंग ड्रैग पैराशूट रिड्यूस वेलोसिटी ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक रीएंट्री। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है कि आपको पता है कि जब ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो देखेंगे आप कैसे कैप्सूल जो भी बन के आता है, ये जैसे पृथ्वी के अंदर तो पैराशूट खुल जाते हैं, तो पैराशूट खुल जाते हैं इसलिए ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए। तो वही स्पीड कम हो जाए, उसमें ये ठहर पा रहा है, नहीं ठहर पा रहा, खुल जा रहे हैं पैराशूट, क्या कैसे, मतलब इसका वो बिहेवियर रह रहा है जब ये पृथ्वी के इन्वायरमेंट में इंटर कर रहा है। तो उसी को सत्यापित करने के लिए गति कम हो जाए, जो भी क्रू मेंबर बैठे हैं उनकी जान माल की हानि ना हो, इसी वजह से टेस्टिंग की जा रही है।
What does the acronym SOLVE recently tested by ISRO at Sriharikota for Gaganyaan mission formally stand for? क्या नाम है इसका? Suborbital launch for vehicle experiment. क्या है? Suborbital launch for vehicle experiment. Suborbital launch for vehicle experiment. Regarding the recent Gaganyaan test, consider the following statement. The Solve ground experiment was conducted by Vikram Sarabhai. गलत गलत गलत. विक्रम साराभाई तो है नहीं, श्रीहरिकोटा है ना, सतीश धवन सेंटर, ये गलत हो गया पहली बार। द मेन इंजीनियरिंग आउटकम ऑफ टेस्टिंग ड्रैग पैराशूट। ड्रैग पैराशूट मतलब मैंने बताया ना कि पैराशूट निकल जाए और स्पीड कम हो जाए। रिसेंटली डिजाइन फॉर सेफली रिड्यूस द स्पीड ड्यूरिंग क्रू एंट्री। ये बात तो सही है, सही हो गया। क्रू की पैराशूट का परीक्षण करना था, क्रू एंट्री दौरान गति को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए डिजाइन किया गया। ये बात तो हो गई, दूसरा कल सही हो गया आपका। रियल टाइम डेवलपमेंट ऑफ ड्रैग पैराशूट ड्यूरिंग द सबऑर्बिटल एंट्री फेज इज नॉन नेगोशिएबल थ्रेशोल्ड फॉर ह्यूमन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। क्या कह रहा है? उपकक्षीय री एंट्री चरण के दौरान मानव ड्रैग पैराशूट की वास्तविक समय पर तैनाती मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रमाणन की अत्यंत अनिवार्य। बिल्कुल अनिवार्य। क्यों अनिवार्य? क्योंकि भैया मानव उसमें जा रहा है, उसका सुरक्षित आना बहुत जरूरी है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक जा रहे हैं तो उनका आना हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भैया? क्यों मतलब ऐसा करे? क्यों मतलब कि सीमा उसकी मतलब स्पीड नियंत्रित करना आवश्यक, क्योंकि वायुमंडलीय घर्षण और गुरुत्वाकर्षण भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए बड़ा सुरक्षित अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए काउंटर ब्रेक करना आवश्यक है। देखे आपने कि उनके मतलब कि ब्रेक लग जाए, मतलब स्पीड पर ब्रेक लग जाए, कम हो जाए तो आवश्यक है, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं। तो ए आर सही उसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अंकटाड कंज्यूमर प्रोडक्शन ग्लोबल फोरम। देखिए अभी क्या है कि अंकटाड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो है 9th सेशन कहाँ पर हुआ है? इसका 9th सेशन कहाँ पर हुआ है? इसका 9th सेशन आपका अभी कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड। तो होस्ट मैंने बता दिया कौन कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है? स्विट्जरलैंड कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? इसको चेयर कौन कर रहा है? विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु भारत जो है क्या कर रहा है? इसको चेयर कर रहा है। ठीक, इसको चेयर कौन कर रहा है? भारत को चेयर कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कि वैश्विक लेवल पे जो ट्रेड है, ट्रेड का डेवलपमेंट करना, व्यापार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया जा रहा है? ये समिट हो रही है, 9th समिट है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। होस्ट स्विट्जरलैंड कर रहा है और इसको जो चेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना 1900। देखिए मैं जितने भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ सब में स्टैटिक जरूर इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप देखते होंगे कि मैं स्टैटिक अवश्य इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आप भी बिल्कुल मेरे साथ पढ़ते रहिए, स्टैटिक भी और करंट भी। विच कंट्री होस्टेड द 9th सेशन ऑफ अंकटाड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके चेयर कौन कर रहा है? इंडिया। कहाँ हो रहा है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारत की अध्यक्षता में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर अंकटाड अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? स्विट्जरलैंड। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत। याद रखिएगा, इसकी चेयर कौन कर रहा है? भारत कर रहा है हमारा। रिगार्डिंग द अंकटाड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1964 एज टेम्परेरी एडॉक फोरम ऑफ वेस्टर्न डेवलपमेंट मार्केट। नहीं देखिए, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई, एडहॉक के तो मंच पे थोड़ी की गई, इसकी स्थापना स्थायी तौर पे की गई। ठीक, तो ये गलत हो गया आपका, स्थायी तौर पे की गई, ये गलत। इट मीन द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही बात है। ये क्या प्रशासनिक मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बात भी एकदम उचित है, ये बात उचित है, ये बात भी नहीं, ये बात ही उचित है केवल। Developing nation like India aggressively push for active leadership role in UNCTAD consumer protection expert panel। क्या कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के उपभोक्ता संरक्षण विशेषज्ञ पैनल में सक्रिय भूमिका आक्रामक रूप से प्रयास करते हैं। बिल्कुल उचित बात है, क्योंकि भारत जैसा विकासशील देश है जहाँ पे बहुत सारे मतलब की लीडरशिप है, प्लस साथ क्या है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट है भारत एक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि भारत लीडरशिप कर रहा है। द हाइपर एक्सपेंशन ऑफ अनरेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स नेटवर्क एक्सपोजेस डोमेस्टिक कंज्यूमर इन डेवलपिंग इकोनॉमिक डिजिटल डेटा प्रेडेटरी माइनिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड फ्रॉड। तो ये क्या है कि अनियमितता क्यों होता है? अनियमितता ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई ट्रैफिकिंग वगैरह ना हो, कोई ऐसे इलीगल चीजों का ही आदान प्रदान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए तो क्या है इसको किया जा रहा है, तो इसलिए क्या दोनों सही हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल, टॉपिक नंबर 9, T20 क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी क्या है? T20 क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या हुई? समाप्त हुई है। पहली बात, इसका होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट कर रहा है इंग्लैंड कर रहा है और वेल्स कर रहा है।
कौन कर रहा है? इंग्लैंड और वेल्स का होस्ट कर रहा है। जीता कौन? आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम तो अच्छी है ही, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया टीम क्या है, इसको जीत गई 7वीं बार इसमें, मतलब 7 विकेट से 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया टीम जो है जीत गई है। हरा किसको दिया है? जो मेजबान देश है, मेजबान देश इंग्लैंड को क्या किया, हरा के ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार 7 विकेट से जीत लिया है। होस्ट मैंने बताया कौन कर रहा था? इंग्लैंड और वेल्स कर रहे थे। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर? लॉर्ड्स के मैदान क्रिकेट का, जो क्रिकेट का मक्का कहते हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना कि लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं, वहीं पर ये होस्ट हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से 7वीं बार, तो इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीत ली है वर्ल्ड कप की। मार्च 10th ऑफिशियल एडिशन ऑफ द शोपीस, मतलब 10वां एडिशन था इसका, और टोटल 12 टीमें इसमें भाग ले रही थी, टोटल 12 टीमें भाग ले रही थी। और देखिए भारत तो पहले ही बाहर हो गया था इसमें। अच्छा, और जो मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? ये मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? बेथ मूनी को। किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को क्या मिला है? मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी इन्हीं को मिला हुआ है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। विच नेशनल टीम वॉन द 10th एडिशन ऑफ द वीमेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग इंग्लैंड एंड लॉर्ड? किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। लास्ट इंग्लैंड को हराकर किस राष्ट्रीय टीम ने महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण जीता है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया 7वीं बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड वीमेन्स T20 कप। द इंटायर टूर्नामेंट फीचर 12 इंटरनेशनल टीम ने होस्टेड ज्वाइंटली बाय ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब। मैंने बताया इंग्लैंड और वेल्स ने किया, तो गलत हो गया ये। ऑस्ट्रेलिया बीट मोनी क्राउन द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर फिनोमिनल रन स्कोरिंग। ये बात सही है, मैंने बताया ना, प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन्हीं को मिला है, बेथ मोनी जी को। चलिए सही हो गया आपका, केवल दूसरा। द ऑस्ट्रेलियन वीमेन नेशनल क्रिकेट टीम कमांड्स द हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट लियन मोनोपोली विच अराउंड द आईसीसी शॉर्ट टर्म फॉर्मेट। सही बात है, ऑस्ट्रेलिया टीम क्या कर रहा है कि ये क्या है कि एक मोनोपोली इनकी बन गई। सही बात है कि कंट्री में जीते चले हैं। आप मेंस में भी देख लीजिए कि जो भी इनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, सोचिए इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट अर्ली स्ट्रक्चर चेंजेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द इक्वल वेज फंडिंग पूल्स एंड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी फॉर फीमेल डोमेस्टिक पाथवे ईयर्स अहेड ऑफ अदर क्रिकेटिंग बोर्ड। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अन्य क्रिकेट बोर्डों से कई साल पहले महिला घरेलू स्तर के लिए समान वेतन पूल और विश्व स्तरीय खेल विज्ञान अकादमी स्थापना के लिए शुरुआती संरचनात्मक बताओ। देखिए क्यों आगे है। देखिए आपको पता है जब कोई सपोर्ट रहेगा तभी तो आगे होगा। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले जब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जी हैं, इसके पहले बीसीसीआई जब चेयरमैन थे, तब इन्होंने महिला और पुरुष का वेतन बराबर किया था, जो भी इनको फीस मिलती थी मैच फीस बराबर किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऑन बोर्डों से पहले ही सबको समान वेतन पूल दे दिया था, तभी तो इतना आगे बढ़ा है। तो दोनों सही हो गया आपका। 17 नेशनल यूथ पार्लियामेंट, अभी अभी क्या है कि 17वां नेशनल यूथ पार्लियामेंट हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेटेड बाई अर्जुन राम मेघवाल। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल जी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। किसने? 17 नेशनल यूथ पार्लियामेंट का। अच्छा देख लीजिए, 17 पार्लियामेंट 2024-25 का किसने कंक्लूड हुआ है? फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? कश्मीर विश्वविद्यालय ने इसको फर्स्ट प्राइज जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। कहने क्या था? दिल्ली में हुआ। अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे जो है केंद्र यूनियन लॉ मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। विच यूनिवर्सिटी secured the covered first prize and recently concluded 17 नेशनल यूथ पार्लियामेंट? कश्मीर यूनिवर्सिटी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी नाम है पूरा, कश्मीर विश्वविद्यालय। Consider the following statement regarding the 17th National Youth Parliament competition. The mega event was formally inaugurated by Union Law Minister Arjun Ram Meghwal. किसने किया है इनॉग्रेशन? किसने किया है? यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने। बिल्कुल सही है। द कंपटीशन इज स्ट्रिक्टली मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स टू इंस्टेड डेमोक्रेटिक। बिल्कुल सही बात है। देखिए यूथ में जागरूकता आ सके, उसको भी अपने विचार डेमोक्रेटिक तरीके से रखने की वो मिल सके, ताकि यही यूथ आने वाले समय में देश को एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। इसलिए तो होता है। तो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ावा दे संसदीय कार्य मंत्रालय इसको प्रबंधित करता है। दोनों सही हो गया इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट, stimulated state exercises like National Youth Parliament a vital element within the democratic consolidation toolkit for Indian Union। बिल्कुल उचित बात कह रहा है और सही बात कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद जैसे राज्य अभ्यास भारतीय संघ के लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण टूलकिट के भीतर महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल तत्व है, क्योंकि ये क्या करेंगे? जब यूथ बैठेगा आगे जानेगा चीजों को, तो वो भी आगे डेवलपमेंट का सोचेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को समागम करने की कोशिश करेगा।
मॉक विधायी अभ्यासों जैसे मॉक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइजेज, डिफेंस में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ बिल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डिबेट एंड फ्लोर मैनेजमेंट इफेक्टिवली ग्रूमिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। अब जैसे जब वहाँ मॉक चीजें होंगी, मॉक मतलब कि जैसे बिल कैसे पास होता है उसका मॉक ड्रिल हो रही है, मतलब जो डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चे, जो भी हमारे यूथ हैं। और प्रबंधन जटिल प्रणाली जो जो है, तो इनसे युवा जान रहा है और अपने आप को प्रभावी ढंग से क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, इसलिए तो किया जाता है। तो क्या ए आर दोनों सही, और उसका क्या एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पीडीएफ आपको @सौरभ सिविल एकेडमी में मिल जाएगी। ठीक, इसमें मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ और भी सेशन चालू करने बहुत जल्दी आर ओ हिंदी सीरीज चालू करने वाला, वो सीरीज बेहतरीन सीरीज होने वाली है, उसको भी आप लोग देखिए, ज्वाइन करिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।